हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस और ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे। आर्थराइटिस मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें सूजन आती है जॉइंट्स के बीच में। जॉइंट्स मतलब जहाँ पे दो से ज्यादा हड्डियां मिलती हो, जैसे रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, नी। क्या होता है जब नी के बीच में या कोई भी दो जॉइंट बोन्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, घिसती हैं, तो डीजनरेशन होता है। उसको हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस 100 तरीके से ज्यादा के होते हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जो बहुत कॉमन आर्थराइटिस में है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब डीजनरेटिव आर्थराइटिस। उसके कारण बहुत सारे होते हैं। सम ऑफ द कॉमन कॉजेज आर एजिंग, इंजरी, ट्रॉमा होना, कोई एक्सीडेंट होना। उस वजह से नी के बीच में, घुटनों के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। स्पेसिफिकली आज हम लोग बात करेंगे नी आर्थराइटिस के बारे में। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें घुटने घिसना चालू हो जाते हैं और जिस वजह से घुटनों पे सूजन और आगे जाके शायद नी रिप्लेसमेंट भी आता है। क्या होता है, घुटनों का डायरेक्ट रिलेशन वेट के साथ है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो घुटनों पे फ्रिक्शन बढ़ सकता है। कहने का मतलब, अगर आप 1 किलो वजन कम करते हैं तो 2.25 किलो जितना वजन आपके घुटनों पे कम पड़ता है। अगर उस दूसरी तरीके से समझाना चाहूं तो अगर आप 4 किलो वेट लॉस करते हैं, इफ यू रिड्यूस 4 kg ऑफ योर वेट, तो आपके घुटनों पे 11 किलो जितना कम वजन पड़ता है। मतलब अगर आप दिन के 1000 कदम चलते हैं तो इसका मतलब आप 11,000 किलो जितना वजन कम आपके नी पे पड़ता है हर रोज। यहाँ तक जैसे आप 5 किलो वजन कम करते हैं तो अराउंड 13.25 किलो जितना वजन कम पड़ता है आपके घुटनों पे। मतलब अगर आप 1000 कदम चल रहे हैं तो आपके घुटनों पे 13,000 से 14,000 किलो तक का वजन कम पड़ता है प्रतिदिन। मतलब अगर आपने वेट लॉस किया तो चांसेस ऑफ गेटिंग नी आर्थराइटिस, नी के ऊपर घसना कम होना बहुत बढ़ जाता है। आर्थराइटिस से आप अपने घुटनों को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। डायग्नोसिस इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। डायग्नोसिस इज प्रीटी सिंपल। आप अपने फिजिशियन या अपने फिजियोथेरेपिस्ट को मिले, वो एग्जामिन करेंगे कि आपको पेन है, स्टिफनेस है, स्वेलिंग है या नहीं, सुबह उठते वक्त दिक्कत आती है बेड से उतरने में, घुटनों में स्टिफ हो जाता है, सूजन है या नहीं, अगर आपको क्रैकिंग पॉपिंग जैसी आवाज आती है घुटनों में लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो दर्द आता है, पेन आता है। सो इफ दीज आर द थिंग्स देन पॉसिबली यू हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं देखने के लिए कि बॉडी में सूजन है या नहीं, एक्सरे या एमआरआई या सोनोग्राफी भी करवाते हैं देखने के लिए कि नी में कितनी घसराहट है, नी कितना फ्रिक्शन की वजह से उसमें कितना डीजनरेशन आया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के 5 स्टेजेस होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है नॉर्मल नी, दूसरा होता है माइल्ड, माइनर, मॉडरेट एंड सीवियर आर्थराइटिस। ये सारे क्लासेस अकॉर्डिंग टू एक्सरे डिसाइड होते हैं। आपकी एक्सरे रिपोर्ट में देख के रेडियोलॉजिस्ट, आपके डॉक्टर या आपके फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं। हम लोग बात करना चाहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और ओबेसिटी का डायरेक्ट रिलेशन और उससे कैसे प्रिवेंट किया जाए। ओबेसिटी या ओवरवेट की वजह से नी पे बहुत फ्रिक्शन आता है, बहुत घसाट आती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर डाइट होनी चाहिए और प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन होना चाहिए। डाइट में आप ऐसी चीजें खाएं जो एंटी इंफ्लेमेटरी हो, जो बॉडी का सूजन कम करें। थोड़ी बहुत चीजें जो सप्लीमेंट्स के जैसे यूज करते हैं, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे हल्दी हुई, टर्मरिक। दूसरा होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आपको एनिमल सोर्स से भी मिलता है, उसके सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। तीसरा है ग्लूकोजामिन एंड कॉन्ड्रोटिन। ये आपके नी का जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, नी जॉइंट के अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसके सप्लीमेंट्स लेने से बहुत सारे लोगों को नी में पेन में राहत मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन D3। विटामिन D3 वैसे तो आपको गर्मी मतलब सन से मिलता है, सूरज में की रोशनी में अगर आप बैठे मॉर्निंग में तो विटामिन D3 आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, नहीं तो उसके भी सप्लीमेंट्स मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फिजियोथेरेपी इन ओबेसिटी एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पेसिफिकली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नी आर्थराइटिस के लिए, क्योंकि उससे आपकी रेंज बढ़ सकती है, घुटने की रेंज बढ़ सकती है,
पेन कम होता है, स्टिफनेस कम होती है, इन्फ्लामेशन कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है और वेट लॉस होता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपका जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर रहता है, आपका घुटनों पे असर कम पड़ती है तो आर्थराइटिस कम होता है। फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग स्टेजेस पे आपको आपके क्या आर्थराइटिस में हेल्प करता है। सम ऑफ द वेरी इजी एक्सरसाइजेस मैं आपको आगे जाके वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर आपका ग्रेडिंग, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन से लेवल पे है, उस लेवल की एक्सरसाइज ही की जाए। तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को या हमें कंसल्ट कर सकते हैं। वी विल गाइड यू कि आप कौन से स्टेज पे हैं और किस तरीके का आपको एक्सरसाइज हेल्प कर सकता है नी आर्थराइटिस से बचने के लिए। आगे जाके वीडियोस में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे अलग अलग सेशंस में। फर्स्ट सेशन होगा नॉर्मल नी। नॉर्मल नी मतलब वैसा नी जो एक्सरे में आर्थराइटिस नहीं आया है, लेकिन क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है या उनके जॉइंट्स में उनको पेन आता है कांस्टेंट सिटिंग या कांस्टेंट स्टैंडिंग की वजह से, क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड आते हैं, या दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ इंजरी, मे बी स्पोर्ट्स इंजरी, जिसकी वजह से उनको घुटनों में चलने में दिक्कत आती है या खड़े रहने में दिक्कत आती है। हम लोग आपके लिए काफी सारे वीडियोस बना रहे हैं। ये पूरी सीरीज हम लोग नी आर्थराइटिस विद ओवरवेट या ओबेसिटी के लिए बना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई कमेंट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं जिस पे आपको फिजियोथेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। वी वुड ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट।